आपको म्यूट रखें सभी लोग। क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ रहे थे। कौन सी प्रॉपर्टी थी कि किसी भी एक डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो में, देखिए ऐसे था जो है कि A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, क्या था? ये है फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3। रो के बीच में प्रॉपर्टीज अगर आप लगाते हैं, किसी भी एक रो को इंटरचेंज करते हैं, मान लीजिए R1 को इंटरचेंज कर देते हैं, किससे? R1 को रिप्लेस करते हैं, तो R1 में ही कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, तब भी R1 को इससे रिप्लेस कर दें, तब भी वैल्यू सेम रहेगी। R1 R2 में किसी सेम वैल्यू लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, R3 में म्यू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो R1 के एलिमेंट रिप्लेस हो गए किससे? A1 प्लस लैम्डा A2 माइनस म्यू A3, B1 प्लस लैम्डा B2 माइनस म्यू B3। अभी भी जो डिटरमिनेंट आएगी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू D ही रहेगी। माइनस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ये कोई माइनस प्लस जैसी जरूरत है क्वेश्चन में वैसा कर सकते हैं। और इसके बाद फिर से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मान लीजिए एक बार प्रॉपर्टी लगा दी, अब कॉलम में प्रॉपर्टी लगाने से वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही, तो आप C1 पर या C2 पे या C3 पे किसी पे भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। किसी भी एक रो, एक कॉलम या दो रो दो कॉलम, जैसी जरूरत पड़ रही है क्वेश्चंस में, वैसे आप प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 लिखें, if by putting x is equal to a, if by putting x is equal to a, the value of if by putting x is equal to a, value of determinant vanishes means becomes 0 हो जाए x बराबर a रखने पे, then और सभी अलजेब्रिक टर्म है तो हम क्या कहेंगे? x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। x माइनस a क्या होगा? एक फैक्टर होगा डिटरमिनेंट का। जो है क्वाड्रेटिक में अगर x बराबर 2 रखने पर 0 हो रहा है, तो x माइनस 2 एक फैक्टर होता है ना किसी पॉलिनोमियल में। वैसे ही यहाँ सभी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और x बराबर a रखने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, तो हम कहेंगे x माइनस a इसका एक फैक्टर है। देखेंगे इसमें सम स्पेशल डिटरमिनेंट्स जिनकी वैल्यूज आप याद रख सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होते हैं। बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं उन्हें। फर्स्ट वन है 1x स्क्वायर, म्यूट रखें अपने आप को। 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे इसे, क्या आएगा? ये स्पेशल डिटरमिनेंट है, ये है 1x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये होती है इसकी वैल्यू 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब प्रूव करना है, क्या करना है? प्रॉपर्टी लगा सकते हो R1 पे R1 माइनस R2, फिर R2 पे R2 माइनस R3। फिर फर्स्ट रो से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, सेकेंड से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, फिर एक्सपेंड कर दोगे ये आंसर आ जाएगा। बाकी एक प्रॉपर्टी 8 भी लगा के देख सकते हो। इसमें x बराबर a रखने पे वैल्यू 0 होती है। तो देखिए अगर मैं इस डिटरमिनेंट में x बराबर y रख दूं तो क्या होगा? x की जगह y रख दो तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम हो जाएगी क्या? 1y स्क्वायर 1y स्क्वायर, और दो रो सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मतलब x बराबर y रखने पे 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई एक फैक्टर है। ऐसे ही y बराबर z रखने पे 0 हो रहा है, y माइनस जेड एक फैक्टर है। एंड z बराबर x रखने पे 0 हो रहा है, तो z माइनस एक्स भी एक फैक्टर है।
और इसकी डिग्री कितनी होगी अगर आप एक्सपेंड करो तो वाई जेड स्क्वायर, वाई की डिग्री 1, जेड की डिग्री 2, मतलब डिग्री 3 का टर्म आएगा। तो ये 3 फैक्टर आ गए और कोई टर्म इसके अलावा नहीं आएगा। इस तरीके से भी आप इन टर्म को विजुअलाइज कर सकते हो। एग्जैक्ट प्रूफ करने के लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा दो वैल्यूज को जीरो बनाने के बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नोट करिए इसे। थर्ड है 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। Next, fourth and last one, also known as cyclic determinant. क्या है ये? A B C B C A C A B ये बराबर होता है, एक्सपेंड करेंगे तो माइनस टाइम्स A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, डिटरमिनेंट है 23 66 11 36 55 26 63 143 37। क्लियरली काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे हम लोग, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे बस। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आया किसी का आंसर?
देखें सेकेंड जो कॉलम है उसको आप क्या ले सकते हो, 66 को 11 इंटू 6, 55 को 11 इंटू 5, 143 को 11 इंटू 13। तो इसमें से आप 11 कॉमन ले सकते हो। अगर ये डिटरमिनेंट डी है तो सेकेंड कॉलम से 11 कॉमन ले लीजिए बाहर। किसी भी एक रो या एक कॉलम में के सभी टर्म किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई है तो वो बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, ये हो जाएगा 6, 5, 13, 11, 26, 37, 23, 36, 63। अब देखिए ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे, हाँ सही है, फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस करें जिससे, देखो ये 11 कैसे बनेगा, अगर मैं सेकंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, सेकंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 23 माइनस 2 इंटू 6 12, 23 माइनस 12 हो गया 11, 36 2 इंटू 5 10, 36 माइनस 10 कितना हो गया 26, 63 माइनस 26 कितना हो गया 37। सेकेंड कॉलम को एज इट इज लिखिए, फिर लिखा थर्ड को। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इस तरह से प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, अब देखें स्ट्रेट लाइन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्ट्रेट लाइन में क्या यूज होता है डिटरमिनेंट का। स्ट्रेट लाइन में एक तो पढ़ा था हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस x1, y1, x2, y2 and x3, y3 will be एक ट्रायंगल का एरिया जिसके वर्टाइसेस x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 हैं, उसका एरिया क्या होगा 1/2 टाइम्स क्या लिखोगे x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। एक डिटरमिनेंट में लिखिए इसको मॉड, क्योंकि एरिया है ना पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस बाहर लिखा। ये हम लोगों ने पढ़ा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, डिटरमिनेंट के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब ये डिटरमिनेंट जो है अब उसकी हेल्प से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर देखिए एक लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ a straight line, passing through 2 points, passing through 2 points x1, y1 and x2, y2 will be, क्या होती है इसकी इक्वेशन, वैसे तो ये होती y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इससे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा आसान यही है तरीका। लेकिन ये अगर डिटरमिनेंट के टर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। इसे आप एक्सपेंड करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो डिटरमिनेंट के टर्म में भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ये तो वो यूज है डिटरमिनेंट का जो कि हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो आर्टिकल पढ़ चुके हैं। अब एक नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें अगेन डिटरमिनेंट का यूज है। एक क्या है नेक्स्ट वन, कंडीशन फॉर
concurrency, condition for concurrency of three lines. थ्री लाइंस के कॉन्करेंट होने की कंडीशन. कॉन्करेंट कब कहते हैं लाइंस को? इफ ऑल थ्री लाइंस आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मान लो तीन लाइन है L1, L2 और L3, इन तीनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देन लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट. If all three lines intersect at P, then lines are called concurrent lines. सभी लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उन्हें कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस. अब देखिए क्या कंडीशन होती है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें. लेट लाइंस भी, ये तीन लाइंस की इक्वेशन दी हुई है आपको. L1 बराबर A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन. सेकेंड लाइन L2 दी हुई है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. एंड थर्ड लाइन L3 दी हुई है A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0. ये तीन लाइंस दी हुई और इनको कॉन्करेंट आपको चेक करना है. तो फर्स्ट मेथड देखिए क्या करें, किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए. दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए. मान लीजिए फर्स्ट सेकंड का निकाल लिया आपने. अब यही पॉइंट, ये पॉइंट अगर थर्ड को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब थर्ड लाइन भी इस पॉइंट से पास होती है, और अगर थर्ड भी इससे पास होती है, इसका मतलब लाइंस कॉन्करेंट है. तो पहला ये मेथड है, गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस. किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लें. एंड इफ इट सेटिस्फाइज थर्ड लाइन, then lines are concurrent. तो लाइंस क्या होंगी? कॉन्करेंट होंगी. किसी भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें, वो पॉइंट थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करे तो क्या होगा? लाइंस कॉन्करेंट है. फर्स्ट वन नोट कर लीजिए इसको. कोई भी डाउट है तो बताइए. सेकेंड मेथड, if lines are concurrent, अगर क्वेश्चन में दिया लाइंस कॉन्करेंट हैं, then determinant made with the help of coefficient of x, y and constant term. पहली लाइन में x और y का कोएफिशिएंट क्या हुआ? x का कोएफिशिएंट A1, y का B1 और कांस्टेंट टर्म C1. ये फर्स्ट रो में लिखिए. फिर सेकंड रो में सेकंड लाइन के x, y और कांस्टेंट टर्म. फिर थर्ड रो में थर्ड लाइन के लिखें. लाइंस कॉन्करेंट हैं तो ये क्या होगा?
डिटर्मिनेंट इससे जो बन रही है 0 होगी, और ये डिटर्मिनेंट 0 है तो लाइंस कॉन्करेंट होंगी इफ ऑल द 3 लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, या फिर कोई दो कोइंसाइड कर जाए तब तो कॉन्करेंट हो जाएगी। अब लेकिन ये ध्यान दें, अगर तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तब भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो रिवर्स इसका लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि तीनों आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। इफ ऑल 3 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टिंक्ट, तीनों अलग अलग लाइंस हैं तो भी, एक ही लाइन है तब तो इनफाइनाइट पॉइंट आ गया उस पे, देन आल्सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तब भी ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाती है। जय मान लीजिए एक लाइन में ले लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरी ले लिए x प्लस वाई बराबर 2, तीसरी ले लिए x प्लस वाई बराबर 7। ये तीनों लाइंस क्या है? पैरेलल, तीनों अलग अलग लाइन। इससे जो डिटर्मिनेंट बनेगी बताइए क्या आएगी? 1 1 माइनस 1, इस 1 को उधर ले जाओगे, 1 1 माइनस 2, फिर नेक्स्ट 1 1 माइनस 7, यही लिखोगे। अब देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम हो गया, ये 0 हो गया, जबकि ये लाइंस क्या है? 3 डिफरेंट लाइंस हैं और तीनों पैरेलल हैं, कॉन्करेंट नहीं है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, उस केस में भी ये 0 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट 0 है तो इस केस को भी ऑब्जर्व कीजिए कि कहीं तीनों पैरेलल तो नहीं है, लेकिन रिवर्स दिया है कि लाइंस कॉन्करेंट है, तब डिटर्मिनेंट पक्का है 0 होगी। नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? This is condition for concurrency of 3 lines. क्वेश्चंस करके देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, if lines 2x plus y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 3, and ax plus 3y is equal to 2 are concurrent, ये तीनों लाइंस क्या हैं? कॉन्करेंट हैं, देन फाइंड ए, तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करो। If these 3 lines are concurrent, then find A. Sir, 5. 5, Yes, sir. 4 4 आ रहा है, आंसर देखो एक बार वापस। सर 4। Yes, sir, 4 आ रहा है। Sorry, sir. ये लाइंस कॉन्करेंट है दिया हुआ है, तब आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट से कर सकते हो, देयरफॉर डिटरमिनेंट वाला मेथड लगा सकते हो। क्या हुआ? 2 1 माइनस 4, 3 2 माइनस 3, a 3 2 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 2 लिखा, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें 2 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4 माइनस अप माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस अप माइनस प्लस 9 आ गया, फिर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 6 प्लस 3 आया, माइनस 4 इंटू 9 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ऐसे एक्सपेंड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा? 8a माइनस 3a 5a, यहाँ से 13 इंटू 2 26 माइनस 6 20
-36। सर डिटरमिनेंट में -2 नहीं आएगा? देखते हैं। हाँ A3 ये -2 होगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। यह है -4 + 9, फिर नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -6 + 3a, तो आगे का ठीक है। ये आ गया -3a + 8a, 5 है, ठीक है। अब कांस्टेंट देखें तो 10 + 6 16 -36 -20 = 0, 5a = 20, therefore a = 4। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से भी कोई कर सकता है। कैसे? पहली दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, निकल जाएगा आसानी से। उसको थर्ड में सेटिस्फाई करा दीजिए तो भी एक ही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फर्स्ट मेथड तभी लग पाएगा ज्यादा आसानी से जब यहाँ पे अननोन ना दिए हुए। मान लीजिए यहाँ लिखा होता ax + by = 7 या λx+, तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। उस केस में अगर सभी में अननोन्स दिए हैं या कम से कम 2 इक्वेशंस में अननोन लिखा है लैम्डा अल्फा, तो बेटर मेथड क्या है? डिटरमिनेंट है। 2 इक्वेशंस में कांस्टेंट्स आपको सब मालूम है, जैसे कि यहाँ लिखा है 2x + y = 4, 3x + 2y = 3, इसके कोएफिशिएंट सभी पता है आपको, तो आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। If lines λx plus sin alpha into y plus cos alpha is equal to 0, x plus cos alpha into y plus sin alpha is equal to 0, and ये फर्स्ट, ये सेकेंड लाइन आ गई, एंड थर्ड है -x plus sin alpha into y minus cos alpha is equal to 0। ये 3 लाइन्स हैं, आर concurrent। Then find range of lambda। Then find range of lambda। तो लैम्डा की रेंज कैलकुलेट करें। सर -1 to 1। -1 to 1 नहीं, ये आंसर ठीक नहीं है। लाइंस कॉन्करेंट हैं तो सबसे पहले फिर वही डिटरमिनेंट सर √2 माइनस √2। ठीक है, -√2 से +√2 तक ये आएगा सर √2 माइनस 2 माइनस √2। यस सर, हाँ यही है सर -√2 से प्लस। हाँ ठीक है, -√2 से +√2 लिखेंगे। लाइंस कॉन्करेंट है तो फर्स्ट लाइन के कोएफिशिएंट्स लैम्डा sin अल्फा cos अल्फा, फिर सेकंड में 1 cos अल्फा sin अल्फा, -1 sin अल्फा माइनस cos अल्फा,
इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लें। अब इसे करते हैं एक्सपेंड। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, लैम्डा इंटू क्या लिखोगे, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 इंटू यह आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर माइनस 1 इंटू क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा आ रहा है, इसमें से माइनस कॉमन लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मतलब ये आ गया माइनस लैम्डा। ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ये मल्टीप्लाई करोगे माइनस अंदर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए माइनस लैम्डा उधर ले जाए तो लैम्डा बराबर, ये क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2 अल्फा का, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 अल्फा। तो ये आ गया साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। और इसकी रेंज क्या होती है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। इसके लिए ये एंगल देख लेते हैं, सेम होना चाहिए एक्स एक्स, तो यहाँ 2 अल्फा सेम है। यहाँ कोएफिशिएंट ए का वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, और इधर भी तो माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 तक। जो लैम्डा की वैल्यू है वही रेंज है, तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस रूट 2 से लेकर प्लस रूट 2 तक। लैम्डा माइनस रूट 2 से लेकर प्लस रूट 2 तक ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्करेंसी ऑफ टू लाइंस। इससे पहले डिटरमिनेंट से पहले हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर, जिसमें आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर ऐसे बताया था। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन लिखेंगे, नंबरिंग 3 कर ले चाहे तो। फाइंड एक्यूट एंड ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर्स between the lines 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 12x plus 5y minus 2 is equal to 0. इन दोनों में एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करना है और बताना है कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सी ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, C1 C2 का साइन सेम बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। ये था। तो यहाँ पर पहली लाइन तो मैं तो ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 में, तो यहाँ ठीक है C1 पॉजिटिव है,
इसमें C2 पॉजिटिव नहीं, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेंगे। अब कंपेयर करके A1 B1 निकालेंगे तो A1 है 3, B1 कितना है -4, और यहाँ से A2 -12, B2 -5। अब इन लाइंस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, ये ध्यान रखना है, ये दोनों लाइंस उसको हमने कन्वर्ट कर दी। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, A1 A2 प्लस B1 B2, इसका साइन देखते हैं। A1 A2 कितना हुआ, 3 इंटू -12 -36 प्लस B1 B2 -4 इंटू -5 प्लस 20 -16 लेस देन 0 आया। A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आए तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर किससे आता है आपके पास, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव साइन। प्लस वाला साइन, मतलब एंगल बाइसेक्टर का ये फॉर्मूला था A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाला साइन A2x प्लस B2y, यहाँ प्लस माइनस होता है तो प्लस वाला एक्यूट होगा और माइनस वाला ऑब्ट्यूस हो जाएगा, A2y B2y प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ऐसा है। रख दें यहाँ वैल्यू, A1x 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 बराबर प्लस टाइम्स -12x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसे, क्या जाएगा 39x माइनस 52y प्लस 65, सॉरी 7 इंटू 13 91 इज इक्वल टू -60x माइनस 25y प्लस 10। अब इसको एक तरफ लिख लें, इधर ले आएंगे तो कितना आ गया 99x फिर -27y प्लस 81 इज इक्वल टू 0, 9 से डिवाइड भी हो जाएगा तो आ जाएगा 11x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, यहाँ माइनस कर देंगे बस, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर माइनस वाले साइन से आएगा, ये आएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -12x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन 13। इसको सिंप्लीफाई करिए, इससे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल टू, इधर आ गया 60x प्लस 25y माइनस 10, ठीक है। एक तरफ लिख लें, कितना आ गया 21x प्लस 77y माइनस 101 इज इक्वल टू 0। देख लें ये आंसर होगा, कोई डाउट है तो बताइए। इस तरह से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों लाइंस के बीच में।
हो गया? ठीक है, ये पॉइंट्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग एक और आर्टिकल पढ़ते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट टू लाइंस बी। दो लाइंस की इक्वेशन दी है, L1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन देयर जॉइंट इक्वेशन अगर हमें लिखनी हो, वो इक्वेशन जिससे दोनों लाइंस की इक्वेशन एक साथ रिप्रेजेंट हो, और कहें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन विल बी क्या है, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, आइदर L1 इज 0 और L2 इज 0। L1 इज 0 और L2 इज 0, मतलब यही है a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर इस तरह से कोई इक्वेशंस आ जाती है आपके पास, तो इसका मतलब आइदर दिस विल बी 0 और ये 0 हुआ। तो इससे दो लाइंस आ गई, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, मान लीजिए आप इसको फैक्टराइज करके लिख लेते हैं और उससे आप दो लाइंस लिख सकते हैं फिर, ठीक है। तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन of degree 2 of degree 2। लिखें ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए, फर्स्ट टर्म में x की डिग्री कितनी है 2, सेकंड में x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, 1 प्लस 1 2, थर्ड में y की डिग्री 2, मतलब ये सभी में डिग्री क्या आ रही है 2 आ गई। तो सब में सेम हो तो उसे कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। रिप्रेजेंट्स, इस तरह की इक्वेशंस जो है, दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इससे दो लाइंस रिप्रेजेंट होती हैं और दोनों लाइंस किससे पास होती हैं, ओरिजिन से। कैसे आएंगी वो लाइंस, उनके बारे में अगर ऑब्जर्व करना है तो देखें। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन क्या लिखते हो, y बराबर mx के फॉर्मेट, मतलब y बराबर m1x, y बराबर m2x, ऐसा लिख सकते हो। मतलब ऐसे बोल सकते हैं y बाई x बराबर m1 है पहली लाइन में, और दूसरी लाइन के लिए y बाई x बराबर क्या है, m2 है। y बाई x बराबर m1 या m2 है। तो y बाई x बनाने के लिए इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर। इस इक्वेशन में किससे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर, वी गेट x स्क्वायर से डिवाइड करो। पहले ये टर्म लिख लेते हैं b y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कर सकते हो, y बाई एक्स रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, प्लस 2h, एक x कैंसिल होगा, बचेगा y बाई एक्स प्लस a एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 बराबर 0, ऐसा। अब ये y बाई एक्स की दो वैल्यू हैं m1 और m2, तो लेट y बाई एक्स बराबर m, y बाई एक्स को रिप्लेस कर दें किससे, m से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी b m स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है m में, तो इसके कितने रूट्स आएंगे, दो रूट होंगे, तो दो लाइंस मिलेंगी। और वो दोनों लाइंस किस तरह से हैं, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन दिखाई दे रही है। अब वो दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इमेजिनरी लाइंस भी हो सकते
हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वाड्रेटिक के रूट उसके डिस्क्रिमिनेंट पे। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर 2h का स्क्वायर माइनस 4b इंटू ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, ए की जगह b है और c की जगह a है, ये आ गया 4 कॉमन लो तो h स्क्वायर माइनस ab। फर्स्ट केस लिखेंगे if d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, तो हमें यहां क्या मिलेगी, दिस रिप्रेजेंट्स टू डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। यही d इज इक्वल टू 0 हो जाए तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे, h स्क्वायर बराबर a भी हो गया, तो उस केस में क्या मिलेगा हमें, दोनों लाइन एक ही लाइन बन जाएंगी क्योंकि m दोनों का सेम, तो उस केस में मिलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी। और थर्ड केस इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 है मतलब h स्क्वायर लेस देन a भी है, तो ये जो लाइंस होंगी वो इमेजिनरी लाइंस होंगी जो इससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नोट कर लें इस पॉइंट को, देख लीजिए किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो। ये एक होमोजेनियस इक्वेशन दी हुई थी डिग्री 2 की, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो हमने इस तरह से देख लिया। यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस डिस्टिंक्ट होंगी h स्क्वायर ग्रेटर देन ab हो, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab हो तो ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी, h स्क्वायर लेस देन ab हो तो ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस होंगी। नोट करेंगे जल्दी से, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। होमवर्क में DPP 7 डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन की DPP 7 डिस्कस, और आगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देख लें इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए।